नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आपका विधायक में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। पांवटा साहिब विधानसभा, ये वो विधानसभा है जहां पर पहली बार किसी सरकार ने मंत्री पद दिया हो। आजादी के बाद से आज तक पांवटा साहिब को किसी भी सरकार ने मंत्री पद नहीं दिया। आज हमारे साथ खास प्रोग्राम में आपका विधायक में पांवटा साहिब विधानसभा के विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जी मौजूद हैं। जानेंगे उनके अब तक के कार्यकाल और विधानसभा क्षेत्र के बारे में। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुखराम चौधरी जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद जी। सुखराम चौधरी जी, आपके कार्यकाल के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। पांवटा साहिब वो विधानसभा क्षेत्र है जिसको कहा जाता है कि आजादी से आज तक कोई भी मंत्री पद हिमाचल की सरकार ने नहीं दिया। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। आपका अब तक का जो कार्यकाल रहा है, क्या कुछ खास आपने किया है अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए अब तक अपने कार्यकाल में? जब से मैं राजनीति में आया हूँ जी, पांवटा विधानसभा क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित विधानसभा क्षेत्र, हर चीज की इस विधानसभा क्षेत्र में कमी थी। सिंचाई की, पीने के पानी की, मेडिकल फैसिलिटीज की, बिजली की, जी, एजुकेशन की। और जब से मुझे इस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका मिला है, मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज पांवटा विधानसभा क्षेत्र हिमाचल के उन 4-5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक विधानसभा क्षेत्र है जो विकास में बहुत आगे बढ़ा है। जी, सुखराम चौधरी जी, विधानसभा क्षेत्र जी रखिए सर अपनी बात। पांवटा विधानसभा क्षेत्र किसानों का विधानसभा क्षेत्र है। प्रोग्रेसिव किसान मेरे विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। जी, मूलभूत सुविधा, सिंचाई की व्यवस्था कैसी हो जमीन की, केवल पहले 3 नहरों पर 4 नहरों पर डिपेंड रहता था हमारा विधानसभा क्षेत्र। पानी कम हो जाता था नदियों में तो पानी सिंचाई की कमी हो जाती थी। और अपने समय में मैंने लगभग 825 सिंचाई के 7 इंच के बोर लगाकर किसानों को दिए हैं। जब वो किसानों को हम 2 या 3 किसानों के एक सिंचाई का ट्यूबवेल दे देते हैं, चाबी उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, बिजली का बिल उसने देना होता है। उससे उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। आज किसानों उससे उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। आज किसानों की फसल घर द्वार, आज घर द्वार पर मिले, बिक जाए जी, और उसके लिए एफसीआई के माध्यम से गेहूं की परचेजिंग भी 2 जगह पांवटा विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। और धान की खरीद भी पांवटा विधानसभा क्षेत्र में हुई है। इसलिए ये बहुत आगे बढ़ा है। इस क्षेत्र में लोगों की जमीन का बचाव कैसे हो, उपजाऊ जमीन लोगों की ना बहे, बाता नदी का चैनलाइजेशन हमने करवा के दिया। यमुना नदी का चैनलाइजेशन की जो है योजना बन गई है, वो स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। आज जहां तक सड़कों की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था 1980 में, बाता नदी पर कोई ब्रिज नहीं था और वहां हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे जो ब्यास कोटड़ी से आते थे 3-4 पंचायतों से, उनको आने में दिक्कत होती थी। बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जिनकी जान नदी में चली गई। 98 में मैंने पहला चुनाव लड़ा। चुनाव हारने के बावजूद भी वहां पर हमने ब्रिज बनाकर दिया। आज ये विधानसभा क्षेत्र चारों तरफ से सड़कों से जुड़ा है, ब्रिजों से जुड़ा है। हमने 4-5 बहुत बड़े बड़े ब्रिज इस विधानसभा क्षेत्र में बनाकर लोगों को दिए हैं। संतोषगढ़ से किशनपुरा का ब्रिज है, ब्यास कोटड़ी से माजरा का ब्रिज है, नवादा से मानपुर देवड़ा का ब्रिज है, और एक नया ब्रिज अभी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी में विकास नगर नावघाट से बगानी साहब के लिए बन रहा है, लगभग 44 करोड़ की लागत से। और सभी गांव सड़कों से जुड़े हैं।
इस टेन्योर में मैंने जो है 65 सड़कों की फॉरेस्ट क्लियरेंस करवाकर पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दी है। जी जी। जहां तक एजुकेशन का संबंध है, ITI अम्बोआ में अभी नई खोलकर हमने दी है, उसमें भी 2 ट्रेड बैठे। एक ITI पहले पोंटा विधानसभा क्षेत्र में है, हम उसमें भी आगे बढ़े। अपने समय में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज भी अपने टेन्योर में, पिछले टेन्योर में हमने खुला कर दिया था रामपुर भारापुर में। जी। आज स्कूलों की कोई कमी नहीं है, पीने के पानी की कोई कमी नहीं है, सिंचाई की कोई कमी नहीं है, कनेक्टिविटी की कोई कमी नहीं है जी। और मेडिकल के, हेल्थ के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। पोंटा का जो सिविल हॉस्पिटल है, 50 से 100 बिस्तर का हॉस्पिटल भी हमने बनवा कर दिया। जी जी। और इस टेन्योर में उसको 100 से 150 बिस्तरों का मैंने अपग्रेडेशन करवाई, स्टाफ वो मैंने उपलब्ध करवा दिया। बिल्डिंग बनने के लिए रास्ता साफ हो रहा है। 2 PSC थी पोंटा विधानसभा क्षेत्र में, 3 नई और PSC खुलाकर हमने 5 PSC कर दी। राजपुरा की हमारी CSC थी, उसको 50 बेड का हमने दर्जा दिलवाया है, उसकी नोटिफिकेशन हो गई है। और कुंडियों में हमारी PSC थी, उसको CSC का दर्जा दिलवाया है। इस क्षेत्र में भी पोंटा विधानसभा क्षेत्र बहुत आगे बढ़ा है। आज बाता पुल से लेकर यमुना ब्रिज तक 4 लेन सड़क बनाकर हमने दी, 30 करोड़ रुपया खर्च हुआ। जी जी। बद्रीपुर से राजबल लालढांग रोडू सड़क का काम युद्ध स्तर पे चला है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। और जहां तक बिजली के क्षेत्र की बात है, जिस विभाग से मैं मंत्री हूं, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मुझे ये विभाग दिया गया। जी जी। आज हमने 3 नए 33 kV के सबस्टेशन पोंटा विधानसभा क्षेत्र में बनाकर दिए। GIS सबस्टेशन पोंटा साहिब में लगभग 10 करोड़ की लागत से, 33 kV सबस्टेशन संतोषगढ़ पूर्ववाला लगभग 8 करोड़ की लागत से, 33 kV सबस्टेशन बद्रीपुर 2 लगभग 4 करोड़ की लागत से, और 220 kV का एक सबस्टेशन 103 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, जिसका आदरणीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया है। जी जी। इसके अतिरिक्त भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सैकड़ों की संख्या में लगाकर हमने इस विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का हम आगे बढ़े हैं। ठीक है। आज हर सुविधा इस विधानसभा क्षेत्र में है। जी जी। और जहां तक पूरे प्रदेश की मैं बात करना चाहता हूं, हमने हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 यूनिट इसी महीने से 0 बिल आएगा, लोगों का फ्री बिजली कर दी हमने। जी। हिमाचल प्रदेश में कुल 22 लाख कंज्यूमर हैं। हमने मई और जून महीने में 60 यूनिट फ्री किए थे। जी। 10,07,000 कंज्यूमर्स को मई महीने में कोई बिल नहीं आया। लगभग 11 लाख कंज्यूमर को जून महीने में कोई बिल नहीं आया। जी जी। और अब रेंज 125 यूनिट चली गई है। 15 लाख कंज्यूमर हिमाचल प्रदेश में ऐसे होंगे जी जिसमें किसी को भी बिजली का कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुखराम चौधरी जी, हिमाचल प्रदेश में जहां सुखराम चौधरी जी माफी चाहूंगा, नगर मैं निगम आपको है, interrupt कर रहा नगर हूं। परिषद है। सुखराम चौधरी जी माफी चाहूंगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जैसे जैसे बातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा, जो पॉइंट्स आपने गिनाए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे पास सर सवालों की लिस्ट है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप उस पर भी खुलकर अपने विचार आप रखें। आपके पास महत्वपूर्ण विभाग है, ऊर्जा मंत्री हैं आप, बहुत जिम्मेदारियां आपके कंधों पर होगी। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, क्योंकि पहली बार कोई पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से मंत्री बना है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस में जानना चाहूंगा कि जो जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा किस चीज का बर्डन आपके ऊपर रहा है? एक जब आप विधायक थे तब बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थी, या फिर आप जब मंत्री बने हैं, ऊर्जा मंत्री आप हैं, अब बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं? नहीं, ऊर्जा मंत्री बनने के बाद पूरे हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी है, पूरे विभाग को चलाने की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी बड़ी है। जी जी।
बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से बिजली का आप जिक्र कर रहे थे कि कहीं पर भी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पर लोगों को पावर कट का सामना करना पड़ा, लेकिन जो फ्री का ऐलान आपने किया है कि बिजली फ्री का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है, विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है कि किस तरीके से आप ये सर्वाइव कर पाएगा प्रदेश, क्योंकि पहले ही इतना कर्ज में डूबा हुआ है। देखिए, जहां तक लोगों को बिजली फ्री देने की बात है जी, हमने उसमें बहुत सुधारीकरण किया है। हम्म, जब हमारी सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में जी, लगभग 13 से 14% ट्रांसमिशन लॉसेज थे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज थे। आज वो घटकर लगभग 10% हो गए हैं। उससे भी हमारी बिजली की बचत हुई है। और हिमाचल प्रदेश पावर स्टेट है। 10,800 मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं। 25,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की हमारे अंदर क्षमता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश पावर स्टेट होने के साथ साथ इसलिए हमने लोगों को सुविधा देने का जो है निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश में बहुत गरीब लोग रहते हैं। सारी लाइनें उनके खेतों में से जाती हैं। उनकी जमीन की कीमत कम हो गई है। इसलिए आधारभूत परिवर्तन करने के लिए हमने उनको फैसिलिटीज दी है जी। और इस विभाग में हमने 60,000 लकड़ी के पोल पिछले 2 साल में बदले हैं। हम विदाउट एनओसी भी बिजली के मीटर लगाने का हमने निर्णय लिया है। नहीं तो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, टीसीपी के क्षेत्र में जब भी कोई व्यक्ति अपना घर बनाता था अपनी मलकियत में, अगर वो नक्शे से थोड़ा सा बाहर चला जाता था तो उसको कनेक्शन नहीं मिलता था बिजली का। पहले हमने टेम्परेरी कनेक्शन देना शुरू किया। उसमें 8 रुपए प्रति यूनिट के लगभग उसको बिजली का लागत देनी पड़ती थी। हमने निर्णय लिया जब किसी ने मकान बना दिया, जब हम टेम्परेरी मीटर दे सकते हैं तो हम परमानेंट भी दे सकते हैं। हमने एनओसी का सिस्टम खत्म कर दिया हिमाचल प्रदेश में। लगभग 40,000 उपभोक्ताओं को इसका बेनिफिट मिला है जी। और क्योंकि यहाँ पर किसान भी हैं लगभग हमारे हिमाचल प्रदेश में, हमने बिजली किसानों को भी 1 रुपये यूनिट से कम करके 30 पैसे प्रति यूनिट देने का वायदा किया। वो स्कीम भी हमने हिमाचल प्रदेश में लागू कर दी है जी। हिमाचल प्रदेश किस तरह से मजबूत प्रदेश बने, ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे हमारा मजबूत हो, अधिक से अधिक बिजली का हम कैसे दोहन कर सकें, ठीक है। हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाया है 2030 तक का। हम अपनी पावर पॉलिसी में परिवर्तन हमने किया है जी। और परिवर्तन करके हमने जो पुराने प्रोजेक्ट थे जी। जो लगे नहीं थे, जिनका पीपीए पुराना साइन हो गया था, उसको रिवाइज हमने किया है। लगभग 200 प्रोजेक्ट जो है वो भी लगने हिमाचल प्रदेश में शुरू हुए हैं और बहुत अच्छी पॉलिसी हम पावर पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में लाए हैं, जिसका पूरे भारतवर्ष में आज स्वागत हो रहा है। बहुत से इन्वेस्टर हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं ताकि अधिक से अधिक बिजली का दोहन हम कर सकें। हिमाचल प्रदेश की इनकम बढ़ सके, आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश को मजबूत कर सके। बहुत से परिवर्तन हमने किए हैं ताकि ये विभाग को हम आगे लेके जा सके जी। लेकिन सुखराम चौधरी जी, विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है कि सरकारी खजाने का इस पर बोझ बढ़ेगा, कैसे सरवाइव करेगा प्रदेश, क्योंकि पहले से कर्ज में डूबा हुआ है। उनको आप किस तरीके से जवाब देंगे? देखिए, जहां तक पावर की मैं बात करना चाहता हूं, जितने प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लग रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, जो दूसरे उसमें लग रहे हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश को हिस्सा मिलता है। 12% की रॉयल्टी मिलती है। और मैंने कहा कि टीएनटी लॉसेज हमने कम किए हैं सरकार आने के बाद। 60-70 करोड़ की बचत तो सालाना हम उससे कर रहे हैं, वो हम उसमें देंगे। कोई बहुत बड़ा वजन हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं पर, हिमाचल प्रदेश की सरकार पर नहीं पड़ा इसका। और क्योंकि हम पावर स्टेट है, हम ये सुविधा हिमाचल प्रदेश के लोगों को दे सकते हैं जी। क्योंकि हमने पावर बाहर से तो परचेज नहीं करनी, हमने इंटरनल अरेंजमेंट करके ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को सस्ती बिजली देनी है। तो ये तो जो विपक्ष है उसका आधार, तो उसका जो आरोप है वो निराधार आरोप है जी। उसमें कोई दम नहीं है, कोई जान नहीं है। ठीक है। सुखराम चौधरी जी, पावर कट की अगर मैं बात कहूं, हालांकि पिछले महीने की अगर हम देखें तो पूरे देश में
हर प्रदेशों की स्थिति यही थी, पावर कट से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। आपने कहा कि प्रदेश में किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर मैं सिरमौर की बात करूं, वहां पर कुछ जगहों पर बड़ी दिक्कत लोगों को हुई है, पानी की भी प्रॉब्लम रही है और बिजली पावर कट जो लगातार लग रहे थे उससे भी आम जनता काफी परेशान रही। देखिए, जहां तक पावर कट लगाने की बात है, जी जी। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध लगा है, कोयले की शॉर्टेज पूरे विश्व में हुए, भारतवर्ष में भी हुई है। ठीक है। इसीलिए जो हमारे थर्मल प्लांट थे उतनी अक्षमता से नहीं चल सके, इसलिए बिजली की थोड़ी शॉर्टेज हुई है जी। परंतु हिमाचल प्रदेश में कोई भी बिजली की शॉर्टेज हमने नहीं होने दी है। हमने कोई भी पावर कट नहीं लगाया है जी। क्योंकि जब हम नया स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, 33 केवी का सबस्टेशन नया बनाएंगे, उससे हम लाइनें खड़ी करेंगे 6-6, 7-7, हम उसमें काम करेंगे, तो जब हम काम करेंगे, लाइन खड़ी करेंगे, तो हमारे को शटडाउन लेना पड़ेगा। अब ये बाता पुल से यमुना ब्रिज की हमने 4 लेन किया है, उसकी लाइन सारी शिफ्ट करके हमने किनारे की है, तो शटडाउन लेना पड़ेगा। शटडाउन लेंगे तो बिजली बंद करनी पड़ेगी। आज बद्रीपुर से लेकर शिलाई तक का काम चला है, उसकी लाइन शिफ्टिंग का काम चला है, तो शटडाउन लेकर ही होगा ना काम। ये विदाउट शटडाउन तो ये काम हो नहीं सकता, इसलिए बिजली बंद करनी पड़ेगी, तभी नया काम होगा। 3 केवी के सबस्टेशन बने, नए फीडर्स उसमें से निकले, लाइव पे तो कोई काम नहीं कर सकता, साथ में दूसरा फीडर लगा होता है, इसलिए शटडाउन लेना पड़ता है इम्प्रूवमेंट के लिए। ये इम्प्रूवमेंट के लिए हमने शटडाउन लिए हैं। कोई पावर कट हमने हिमाचल प्रदेश में नहीं लगाया। 100% हमने लोगों को गुणवत्ता वाली बिजली देने का प्रयास किया है। ये जरूर है कि बरसात कम, ये गर्मी, बरसात लेट शुरू हुई, गर्मी ज्यादा होगी, रेनी सीजन लेट आया, इसलिए थोड़ी बिजली की जो हमारे प्रोजेक्ट थे उनकी जनरेशन कम हुई है। परंतु हमने पावर कट कुछ नहीं लगाया। लोग जो हम शटडाउन लेते हैं, मुरम्मत करने के लिए शटडाउन लेते हैं, उसको भी लोग पावर कट कहते हैं। इसलिए हमने कोई पावर कट हिमाचल प्रदेश में नहीं लगाया। हिमाचल प्रदेश पहली ऐसी स्टेट है इस क्षेत्र में। पंजाब की हालत देखिए ना, 8-8 घंटे का कट लग रहा है। दिल्ली की हालत देखिए ना, हरियाणा भी हमारे साथ लगता है। हमने कोई कट नहीं लगाया। आज भी भरपूर बिजली हम हिमाचल प्रदेश के लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सुखराम चौधरी जी, अब थोड़ा सा नेशनल हाईवे का भी जिक्र कर लेते हैं। पांवटा साहिब नेशनल हाईवे 707 जो कि 2 स्टेट को जोड़ता है, हिमाचल और उत्तराखंड। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि विकासनगर को होती भी ये रोड आती है, लेकिन यहाँ पर बहुत आए दिन हादसे होते हैं, सड़कें दुरुस्त नहीं है, जिस वजह से ये हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक वर्तमान समय में सड़क की हालत है, बहुत बढ़िया सड़क बनी है। जब से नेशनल हाईवे का काम कंप्लीट हुआ है, एक्सीडेंट भी बहुत कम हो गए हैं। ये आप पुरानी बात कर रहे हो, इस समय पोंटा में एक्सीडेंटल जोन नहीं है, बहुत कम एक्सीडेंट हो रहे हैं। बहुत अच्छी सड़क बन के तैयार है, लोगों को समर्पित कर दी है सड़क हमने। जी। इसलिए अब नेशनल हाईवे में कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूर है जो बद्रीपुर से राजबन, शिलाई, गुम्मा, रोडू सड़क का काम चला है, युद्ध स्तर पे काम चला है। जब सड़क बनती है तो दिक्कत आती है, वो दिक्कत जरूर लोगों को फेस करनी पड़ रही है, परंतु वो भी साल के अंदर अंदर सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छी सड़क बनेगी। 1352 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च हो रहा है। इसलिए आज पोंटा में सड़कों की हालत बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, जो मल्टीटास्क भर्ती है उसको लेकर भी अक्सर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि इसमें तो बहुत धांधली हो रही है। आप किस तरीके से जवाब देंगे विपक्ष को? देखिए, विपक्ष का काम बोलना है जी। विपक्ष बोल ही सकता है, कर कुछ कर नहीं सकता। बहुत पारदर्शी भर्ती मल्टीटास्क वर्कर की हुई है। उसमें नंबर ही फिक्स थे, 38 नंबर फिक्स किए वहां पर। जो जिसका सर्टिफिकेट लगा उसको नंबर मिला, उसकी सिलेक्शन हुई। उसमें घोटाले की क्या बात होगी जी? किस चीज का घोटाले की वो बात करे, बताए तो सही विपक्ष के लोग। ठीक है, वो इतनी पारदर्शी भर्ती हुई है,
उसमें वाइवा का कोई नंबर ही नहीं था। जी हाँ, पारदर्शिता है जब वाइवा का कोई नंबर नहीं है, आपने जो फिक्स किया पैमाना उसी के अनुसार आप जो सर्टिफिकेट लगा उसका नंबर लग गया, उसके बाद रिजल्ट निकल गया। कहाँ धांधली हुई? विपक्ष बताया ना धांधली कहाँ हुई, किस तरह की धांधली हुई। कहने से तो धांधली नहीं हो जाती ना, इसलिए विपक्ष, मैंने पहले का विपक्ष का काम बोलना है, ये बोलने से सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जी जी हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर एक पुल बन रहा है भगानी के पास, वहां पर बताया जा रहा है कि वो अधर में लटका हुआ है, काम अभी तक बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाया है, लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे वजह? देखिए, जहां तक उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाला ब्रिज बन रहा है, जी पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। वो डीपीआर हमारी सरकार के समय में स्वीकृत हुई, 44 करोड़ की डीपीआर है, युद्ध स्तर पे काम चला है जी और अभी 6 महीने पहले तो काम चला, 7 महीने पहले, और कम से कम 50% काम 7 महीने में पूरा हो गया उसका। अभी बरसात चली है, नदियों में ज्यादा पानी आता, काम थोड़ा कम रफ्तार से चलेगा। जी और ये ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है रिकॉर्ड समय में तैयार होगा। मैं कहता हूँ कि हमारे हिमाचल प्रदेश में इससे जल्दी ब्रिज कोई बना नहीं होगा, 7 महीने में इतना काम उस ब्रिज में हुआ है। जी जी सुखराम चौधरी जी, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बीजेपी जब वोट मांगती है तो बार बार ये कहा जाता है कि पांवटा साहिब तक ट्रेन आएगी, लेकिन वहां की जनता कहती है कि ना तो आज तक यहाँ पर ट्रेन आई और ना ही अनुराग ठाकुर आए हैं। देखिए, जहां तक ट्रेन की बात है, जी ट्रेन की चर्चा तो पिछले 50 साल से हो रही है पांवटा में, परंतु पहली बार 2 साल पहले सर्वे हुआ है जगाधरी से पांवटा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुखराम चौधरी जी, कीमती वक्त हमें देने के लिए, और बहुत विस्तार से उन्होंने अपने बात रखी, हमारे सभी सवालों का जवाब भी दिया। तो आज विधायक जो ये प्रोग्राम था आपका विधायक, इसमें हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी जी हमारे साथ जुड़े थे, उनसे तमाम सवाल पूछे गए और बहुत विस्तार से उन्होंने सभी सवालों का जवाब भी दिया। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।